नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगा रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। गायब छात्र की पानी भरे गड्ढे में मिली लाश, परिवार में मचा कोहराम, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। विधायकों के दावे हुए फेल, 24 घंटे की बारिश से जलमग्न हुआ शहर, वर्षों से त्रासदी झेल रहे हैं लोग। और शहादत दिवस पर आम से खास लोगों तक ने शहीद खुदीराम बोस को किया नमन, फांसी स्थल पर किया श्रद्धा सुमन अर्पित। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। देश की आज़ादी की लड़ाई में कुछ नौजवानों की शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम का रुख बदल कर रख दिया था। एक ऐसा ही नाम खुदीराम बोस का भी है, जिन्हें 11 अगस्त 1908 को महज 19 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। अंग्रेजी सरकार उस वक्त खुदीराम की निडरता और वीरता से इतनी डरी हुई थी कि उन्हें इतनी कम उम्र में ही फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अपनी वीरता के लिए पहचाने जाने वाले खुदीराम हाथ में गीता लेकर खुशी खुशी फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। अमर शहीद खुदीराम बोस के बलिदान दिवस पर उन्हें याद किया गया। उनसे जुड़े स्थलों पर आज सरकारी अधिकारी, सामाजिक संगठन के लोगों ने शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी, उनके योगदान की चर्चा की। केंद्रीय कारा परिसर में फांसी स्थल पर कारा अधीक्षक के नेतृत्व में तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त मिहिर कुमार, आईजी पंकज सिन्हा, डीएम प्रणव कुमार, एसएसपी राकेश कुमार, एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश सहित कई अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय कारा में खुदीराम बोस जिस सेल में रहे उसमें हवन कर श्रद्धांजलि दी गई। फांसी स्थल को सजाया गया। डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि खुदीराम बोस का मुजफ्फरपुर से जुड़ाव रहा, हम लोगों के लिए यह गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि उनकी फांसी स्थल को जल्द ही नागरिकों के लिए खोले जाने की भी योजना है। इसके साथ खुदीराम बोस से जुड़े जो भी स्थल है उनका विकास किया जाएगा। अपने शहीदों को याद करना, उनके बताए रास्ते पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। वहीं आईजी पंकज सिन्हा ने कहा कि खुदीराम बोस से नौजवानों को प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने इतनी कम उम्र में देश की आज़ादी के लिए अपनी शहादत दे दी। हर साल उनके गांव मिदनापुर से श्रद्धांजलि देने मुजफ्फरपुर आए ग्रामीण ने भी इस आयोजन में शामिल हुए। साथ ही पश्चिम बंगाल से आए नेताजी सुभाष चंद्र फाउंडेशन के 40 सदस्यों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आपको बता दें कि अमर शहीद खुदीराम बोस को अंग्रेज अधिकारी पर हमला करने के आरोप में 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा में फांसी दे दी गई थी। आज भी केंद्रीय कारा में फांसी स्थल और सेल मौजूद है, जहां हर बरस शहादत दिवस मनाया जाता है। उस अवसर पर यहाँ हम लोग सभी उस वीर सपूत के याद में आज हम लोगों ने उनको माल्यार्पण किया, मौन रखा और उनके प्रति श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित किए। उनके गांव के लोग, मिदनापुर के गांव से भी लोग आए हुए हैं। उन लोगों के प्रति हम लोगों का आभार है कि कई जनरेशन बीत जाने के बाद भी वो लोग यहाँ आते हैं और दिल से नमन करते हैं। कि मुजफ्फरपुर वासी, बिहार वासी, पूरा देश आज उनको याद कर रहा है। खुदीराम बोस को क्या आज शहीद खुदीराम बोस जी का शहादत दिवस है, जिस अवसर पर यहाँ पर केंद्रीय कारा में हम लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके प्रति अपनी निष्ठा, अपना समर्पण, अपनी भक्ति प्रदर्शित की। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद कराने में कितनी बड़ी भूमिका रही। इस क्रांतिकारी ने जो बीज बोए उसकी धमक, उसका असर लगातार पूरे आंदोलन पर पड़ा
और निश्चित रूप से आज का यह दिन अविस्मरणीय है, जब उन्होंने काफ़ी कम उम्र में एक मैसेज क्लियर किया, मैसेज दिया लोगों को। और निश्चित रूप से हम लोग उनके बलिदान को याद करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो फांसी स्थल को आम लोगों के लिए खोले जाने की कोई योजना है? इस विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। यद्यपि आज के दिन हम लोग वैसे सभी लोगों को जो इच्छुक हों उनको हम लोग आज प्रवेश की अनुमति देते हैं, लेकिन उस विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है कि आम जनों के लिए भी इसको खोलने का क्या मार्ग है, इस पर लोग। आज़ादी आंदोलन के महान क्रांतिकारी योद्धा शहीद खुदीराम बोस का 115वां शहादत दिवस पर एआईडीएसओ एवं एआईडीवाईओ के संयुक्त तत्वाधान में मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर समारोह का आयोजन किया गया। इससे पहले जिला कार्यालय से जुलूस निकालकर शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर पहुंचा, जहां सभा में तब्दील हो गया। मौके पर मौजूद एआईडीवाईओ जिला सचिव अनिल कुमार, एआईडीएसओ के जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि आज़ादी के 76 साल बाद भी आसमान छूती महंगाई, अशिक्षा, अपसंस्कृति, असुरक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एवं अपराध अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि खुदीराम बोस के सपनों को साकार करना ही शहीद खुदीराम बोस के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एआईडीवाईओ के जिला अध्यक्ष रंजीत राय ने कहा कि खुदीराम बोस के जीवन संग्राम को स्कूल, कॉलेजों, छात्र, नौजवानों तथा गांव शहरों में ले जाने की ज़रूरत है, ताकि शोषण के खिलाफ संघर्ष तेज हो सके। एआईडीएसओ के पूर्व राज्य अध्यक्ष आशुतोष कुमार, जिला कमेटी सदस्य निशांत कुमार, आरफा जिया, प्रभांश कुमार, टुनटुन प्रजापति, अनिल राय, उत्पल कुमार सहित अन्य सदस्यों ने भी सभा को संबोधित किया। आज़ादी आंदोलन के गैर समझौतावादी धारा के प्रथम शहीद खुदीराम बोस का आज हम लोग शहादत दिवस मनाने के लिए यहाँ एकजुट हुए हैं। हम लोग जानते हैं आज़ादी के 76 साल के बाद भी जिन सपनों को लेकर खुदीराम बोस सहित क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी, कुर्बानी दी, जिस कुर्बानी के बदौलत इस देश में आज़ादी हासिल हुई, आज उसी देश में जिस तरह से जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकतावाद का जहर बोकर इंसान के बीच नफरत पैदा किया जा रहा है, जिस तरह से जो आज़ादी आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों का मांग था धर्मनिरपेक्ष वैज्ञानिक जनवादी शिक्षा पद्धति का, आज वो दिल्ली दूर चला जा चुका है। आज शिक्षा का सांप्रदायिकरण हो रहा है, अंधविश्वासी शिक्षा दिया जा रहा है और छात्र नौजवानों को व्यक्ति आत्म केंद्रित बनाने के लिए अब संस्कृति को फैलाया जा रहा है। ये आज आज़ादी के बाद भी आज हमारा जो देश है खुशहाल नहीं है, आज भी चौतरफा नीति नैतिकता संकट के दौर से गुजर रहा है। इसलिए आज खुदीराम बोस का जो जीवन संघर्ष है वो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज हम सब लोग खुदीराम बोस के शहादत दिवस के मौके पर संकल्प लेने के लिए आए हैं। इस देश के अंदर में जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जो इंसान के बीच में नफरत फैला रहे हैं, मणिपुर जैसी घटनाएं जो लगातार घट रही है, ये हर देश के हर राज्य के अंदर में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। कहीं भी हमारी घर की माँ बहन सुरक्षित नहीं है, ये हम सभी के लिए बहुत शर्म की बात है। इसलिए खुदीराम बोस का जीवन हम सबको प्रेरणा देता है। हम खुदीराम बोस की जीवन से प्रेरित होकर हम इन तमाम अन्याय जुल्म के खिलाफ, इन तमाम तरह के नफरत के खिलाफ, शोषण दमन के खिलाफ, अपराध के खिलाफ संगठित हो, सचेत हो और सही दिशा में अपने लड़ाई को तेज करें। मुजफ्फरपुर स्टेशन का नाम शहीद खुदीराम नगर, मोकामा स्टेशन का नाम बलिदानी प्रफुल्ला चंद्र चाकी के नाम पर करने, शहीद खुदीराम बोस के फांसी स्थल को जेल से अलग कर आम जनता के लिए दार्शनिक स्थल बनाए जाने और शहीद स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग को लेकर शुक्रवार को अमर बलिदानी खुदीराम बोस की 115वीं बलिदान दिवस पर नागरिक मोर्चा ने मुजफ्फरपुर स्टेशन परिसर में एक दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन किया। साथ ही रेल मंत्री को समर्पित एक ज्ञापन मुजफ्फरपुर स्टेशन प्रबंधक को सौंपा, जिसमें आग्रह किया कि रेल मंत्रालय को भेजकर मांगों पर विचार किया जाए। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि सरकार हमारी मांगे अगर नहीं मानती है तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। अमर बलिदानी महान देशभक्त
खुदीराम बोस की 115वीं बलिदान दिवस है। आज ही के दिन 1908 में 11 अगस्त को फिरंगी सरकार ने महान देशभक्त को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। नागरिक मोर्चा सहित खुदीराम बोस स्मारक समिति के मांग पर जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी श्रीमती राजबाला वर्मा के प्रयास से जेल का नाम खुदीराम बोस के नाम पर किया गया। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार में सभी कार्यक्रम जातीय आधार पर होते हैं। आज अहले सुबह जेल के अंदर हम लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद स्मारक पर गन की सलामी दी गई। प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी के नेतृत्व में नगर वासियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। लेकिन किसी भी पार्टी का कोई भी नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं था, चाहे जेल के अंदर हो चाहे शहीद स्मारक पर हो। एकमात्र पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेश कुमार शर्मा जी 2 बजे रात से जेल में हम लोगों के साथ थे। लेकिन कोई भी विधायक, एमपी, मंत्री किसी ने यह जरूरत नहीं समझा कि एक शहीद को हम एक माला भी अर्पित करें। आज नागरिक मोर्चा कई बार सत्याग्रह और धरना प्रदर्शन किया है कि मुजफ्फरपुर स्टेशन का नाम खुदीराम नगर किया जाए। मोकामा स्टेशन जहां प्रफुल्ल चाकी अपने गोली से अपने को बलिदान हो गए, लेकिन कहीं उनका नामो निशान नहीं है, तो मोकामा स्टेशन का नाम प्रफुल्ल चाकी के नाम पर किया जाए और खुदीराम बोस के फांसी स्थल को जेल से अलग कर आम जनता के लिए दार्शनिक स्थल बनाया जाए। शहीद स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, अन्यथा नागरिक मोर्चा उग्र आंदोलन चलाएगी। ऐसे महामानव को, ऐसे महान कर्मयोगी को सत नमन करते हैं। बंगाल से भी आज 40-50 की संख्या में वहाँ के लोग आए और जेल के अंदर भी जाकर शहीद के फांसी स्थल और उस सेल को नमन किया जिस सेल में खुदीराम बोस बंदी बनाए गए थे। 30 अप्रैल 1908 को गुलामी की छाती पर पहला बम का धमाका देने वाला खुदीराम बोस था। यह घटना सर्वविदित है और जो नहीं जानता उसे भारतीय कहलाने का हक नहीं। आज हम ऐसे महान कर्मयोगी को सत नमन करते हैं। जय भारत, जय खुद। मुजफ्फरपुर में एक गायब छात्र का पानी से भरे गड्ढे में डेड बॉडी मिलने पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना मीनापुर के रामपुर हरी थाना क्षेत्र के बिशुनपुर गांव की है। मित्र छात्र की पहचान गांव के ही जीतू कुमार का 11 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार के रूप में हुई है। शिवम पिछले 3 दिनों से गायब था। उसे देखने के लिए मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। अनहोनी की आशंका जताते हुए परिवार वालों ने थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था। शुक्रवार की सुबह घर से थोड़ी दूरी पर स्थित पानी से भरे गड्ढे में शिवम का डेड बॉडी मिला। परिवार वाले हत्या किए जाने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। मेरा भाई है, छोटा भाई है। कब से गायब हुआ था? 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया। आज 5-6 बजे से वहाँ पे दुधारी वहाँ के दूरा पे अमदुर खाया था और दिनेश चा का बेटा तीनों बड़ा वहाँ पे सीखा बुद्धि किया। उसको बाद कहाँ पे गया, उसको बाद हम मम्मी खोजे तो खंता से नहीं मिला। वो खंता से तो इसीलिए मैंने मम्मी ने बोला सबको। क्या भाई है? 2 भाई और 1 बहन। अच्छा, पापा अभी बाहर में। आज कल गाड़ी पकड़े तो आज जयपुर में है। आज पहुँचेंगे? आज नहीं, कल पहुँचेंगे। मैटर है, परसों से बच्चा लापता है और ये गुमशुदा का ही थाना में सूचना किया गया है। लेकिन अभी देखने से लगता है कि बच्चा की हत्या की गई है, किसी ने मारा है और इसका पुलिस को छानबीन करना चाहिए। जो अपराधी है उसकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं से भी कोई शक नहीं है कि बच्चा की हत्या की गई है, हत्या करके यहाँ फेंकी गई है। मुजफ्फरपुर के पूर्व विधायक सुरेश शर्मा जब नगर एवं आवास विकास मंत्री बने तो शहरवासियों को उम्मीद जगी कि अब शायद जल जमाव से मुक्ति मिल जाएगी।
मंत्री पद पर रहते हुए सुरेश शर्मा ने शहर को जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं स्वीकृत की, जिसमें मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड के मनिका मन एसटीपी निर्माण होना था, लेकिन विभाग से एनओसी नहीं मिलने और निगम की आपसी रंजिश के कारण यह योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई और जल जमाव के कारण सुरेश शर्मा को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। फिर विकास की गंगा बहाने का दावा कर मुजफ्फरपुर के नगर विधायक बने विजेंद्र चौधरी। अब इनका कार्यकाल भी मात्र 2 वर्ष ही बचा हुआ है, जिसमें यह भी शहर को डुबाने से नहीं बचा पा रहे हैं। जल जमाव का जो प्लानिंग हमने मुजफ्फरपुर को दिया था अपने मंत्री का 182 करोड़ रुपया भी दिया था अमृत योजना के अंदर, जिसमें 4 एसटीपी बना करके पानी को निकाला। आप समझिए कि जमीन ऊंची नीची हो सकती है शहर में। यह चार डायरेक्शन में एसटीपी बनने का मतलब था कि पानी को हम कहाँ पहुँचाएंगे। तो पानी को अगर रास्ता नहीं दीजिएगा तो वो रास्ता गलत पकड़ लेता है, किसी घर में घुस जाएगा, दुकान में घुस जाएगा, रोड पर रहेगा। लेकिन अगर एसटीपी मनिका मन का बन गया होगा, खबरा का बन गया होगा, आपको ये इंडस्ट्रियल एरिया का एसटीपी है, वहाँ का सिंचाई विभाग के नहर में उसको जोड़ना है। और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, एक नगर आयुक्त 50 नगर आयुक्त आ जाएंगे तब भी पानी का निकासी सही यहाँ तब तक नहीं होगा। योजनाओं में बंदरबाट हुआ है, ये लगता है आपको? उसका तो बात की बंदरबाट की बात मैं करोड़ों से बने हुए नालों का पानी भी जब पंप लगा कर ही निकलना पड़े तो ये समझिए, पत्रकार भाइयों को ये बात समझना चाहिए कि पानी सभी अधिकतर पानी फर्दो नहर में जाता है और फर्दो नहर का हमने एक बार पूरे लाइफ टाइम 6 करोड़ रुपया जल संसाधन विभाग से लेकर के उसकी उड़ाही करवाई थी। लेकिन उड़ाही केवल गंदगी का, उसमें डिसिल्टिंग नहीं हुआ, उसमें सिल्ट भरा हुआ है अभी। वह अगर गहराई नहीं बढ़ेगा तो पानी शहर का उसमें जाएगा तो रिवर्स कर देगा, उसी नाला से उस पानी को पीछे ठेल देगा, यानी पानी को रिसीव नहीं करेगा। यही स्थिति है। भगवान का शुक्र है, कृपा है कि पानी कम हुआ है। अगर पानी 2 दिन और हो जाए तो हम लोगों को छोटा छोटा नाव को पकड़ करके नाव से कल्याणी मोती भेज जाना पड़ेगा। ये स्थिति बन सकती है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि एसटीपी मनिका मन खबड़ा और जहाँ एसटीपी नहीं है वहाँ लिफ्ट पानी को किया जाए, यानी नदी जो है बांध पर वहाँ लिफ्ट करके पानी को बाहर गिराया जा सकता है। ये काम इन लोगों को मैं बार बार कहा, जो डिप्टी सीएम थे तारकिशोर जी, सुबह भी मैंने मीटिंग में कहा, ये लोग तो काम सही ढंग से नहीं करते हैं, जनता को तकलीफ होती है। जनता को उसका उपाय हमने किया, उपाय करने के क्रम में जनता तकलीफ, आज जनता ये जानना चाहती है कि जो किया गया वो उसका उपयोग क्यों नहीं अभी तक बना, क्यों नहीं। अगर नहीं बना है तो जो लोग नहीं बनाए हैं या आज भी उसमें राजनीति हो रहा है, आज भी उसमें जो आपके शब्दों में बंदरबाट हो रहा है और वो सफाई नहीं होता है। रेलवे लाइन के नीचे सफाई करने के लिए लेबर नहीं घुसेगा ना, रेलवे अधिकारी इनको ट्रैक बंद कर करके तो कायदे काट करके रेलवे बंद हो जाए आपको। इसका रेडिएशन प्लान के अंदर देना चाहिए जिससे कि उसको जला करके निकाल देगा। वो आदमी को मैं यहाँ लाया था, उसको भी लोग काम कर टेस्ट करके दिखला दिया था कि ऐसे निकल जाएगा। काम करने आवादी है,
जनता डिसाइड करेगी क्या उसको क्या सोचना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रभारी अनिल कुमार, केंद्रीय प्रभारी लालजी मेधानकर, सुरेश राव, प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो, महासचिव सह मुख्य सेक्टर इंचार्ज संजय मंडल समेत पार्टी के अन्य नेता गुरुवार की शाम घायल छात्रा अंजलि कुमारी से मिलने मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल पहुंचे। विदित हो कि पिछले 8 अगस्त को अंजलि कुमारी को कुंदन ओझा समेत 3 लोगों ने मिलकर जबरदस्ती गाड़ी में खींचकर बैठाया और फिर सुनसान जगह ले गए और चाकू मारकर हत्या करने की प्रयास किया। बसपा नेता अनिल कुमार ने कहा कि आखिरकार कौन है यह कुंदन ओझा और प्रशासन उसे गिरफ्तार करने से डर क्यों रही है। पिछले 27 जुलाई को मुजफ्फरपुर के खबरा गांव में आकाश पासवान की हत्या होती है। आकाश के घर वाले ने पुलिस को यह शिकायत किया था कि कुंदन ओझा नाम का कोई अपराधी है जो आकाश की हत्या करने से पहले भी उसके घर गोलीबारी किया, फिर उसे 2 दिनों के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस वक्त भी बसपा की टीम आकाश के घर जाकर प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई थी कि आकाश पासवान के हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार करे। बसपा नेताओं ने कहा कि आखिरकार प्रशासन कुंदन ओझा को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, उसके सामने सरकार और प्रशासन नतमस्तक क्यों है और उसे बार बार हत्या और हत्या के प्रयास जैसे अपराध करने के लिए बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। क्या मामला है? देखिए, हम अभी आए हैं मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल से और मुजफ्फरपुर में लगता है कि अब दलितों का रहना खतरे से खाली नहीं है। नीतीश कुमार की सामंतवादी व्यवस्था, नीतीश कुमार की मनवादी व्यवस्था और नीतीश कुमार की प्रशासनिक व्यवस्था, ये सारे व्यवस्था मिल करके हम दलितों को, गरीबों को, पिछड़ों को भगाने का काम करेंगे। जिस तरह से जहाँ जी कृष्णैया साहब की हत्या हुई थी, उसी स्थल पर आकाश पासवान की हत्या हुई थी और उस हत्यारे को अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। 15 दिन हो गए। बहुजन समाज पार्टी यहाँ धरना प्रदर्शन भी दी। हमने पहले भी आकाश पासवान के घर गए, हम भी कहे प्रशासन से मांग की है कि तुरंत गिरफ्तारी कराइए उसकी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होना ये प्रशासन की दूरदर्शिता को दिखाता है कि हमारी प्रशासन, नीतीश कुमार की प्रशासन किसके लिए काम करती है। आखिर इसकी व्यवस्था की पोल तो खुल रही है कि नीतीश कुमार की पुलिस किसके लिए काम करे। इस बेटी को इसलिए चाकू मारा गया कि आकाश पासवान में कोई गवाही नहीं, आकाश पासवान के हत्यारे को सजा नहीं मिली। इसको चाकू वही व्यक्ति मारता है जो आकाश पासवान को जान मार दिया। तो आकाश पासवान को जान मारने वाला कुंदन ओझा, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि कुंदन ओझा मुजफ्फरपुर में ही रह करके यहाँ के एसपी की कहाँ सोए हुए हैं, यहाँ के एसपी किसके साथ रहे? क्या कुंदन ओझा के साथ खड़े हैं क्या? अगर कुंदन ओझा के साथ खड़े हैं तो एसपी साहब आपको आगाह करना चाहते हैं कि जग जाइए, आप बाबा साहब के कानून से बंधे हैं और संविधान से बंधे रहिए। यहाँ ओझागिरी मत कीजिए और कानून का राज स्थापित कीजिए। अगर दलितों पर कहीं अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के साथ उस न्याय में बदलिए। और अगर कुंदन ओझा की गिरफ्तारी, मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूँ, कुंदन ओझा की गिरफ्तारी अगर 24 घंटा के अंदर अगर आप नहीं करते हैं तो आपके कार्यालय को घेराव करने का काम हम करेंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा आकाश पासवान को, ये हमारी बेटी है अंजलि, इसको नहीं मिलता है, तब तक हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। और नीतीश कुमार जी को आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कौन सा आप दलित प्रेम जगा रहे हैं। एक अपराधी को जेल से छुड़ाने के बाद आतंकी व्यवस्था बिहार में कायम करना चाहते हैं, बिहार में मनोवादियों का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार सतर्क होइए, होश में आइए और बाबा साहब का जो संविधान है उस संविधान से बिहार चलेगा, न कि आपकी सामंतवादी व्यवस्था से संविधान चलेगा। तो ये हमको ऐसा लगता है कि एक आतंक का डर, आतंक का माहौल पैदा करना, ये हम कहेंगे ये नीतीश कुमार की जो सामंतवादी व्यवस्था है, जो सोच है, आतंक का डर कायम कर रही है, आतंक का खौफ काम कर रही है कि आगे आने वाले चुनाव में दलितों डर जाओ और हमारे साथ रहो, नहीं तो हम सैकड़ों आनंद मोहन को उतार देंगे, कुंदन ओझा को उतार देंगे जो तुमको मारेगा। तो मैं इनको सतर्क करना चाहता हूँ कि कुंदन ओझा आपका हितैषी हो सकता है, बहुजन समाज पार्टी का हितैषी नहीं हो सकता। और बहुजन समाज पार्टी कभी भी ऐसे व्यवस्था को
नहीं चलने दिया है और नीतीश कुमार को भी इस व्यवस्था को नहीं चलने देगा। और चाहे जहाँ हो 24 घंटा के अंदर आकाश के हत्यारे कहाँ जहाँ हो, हमारी इस बेटी के इसको तो मरा हुआ छोड़ के भागे ना, इसकी भी हत्या हो चुकी थी। इसके हत्यारे जहाँ हो गिरफ्तारी नहीं होती है तो नीतीश कुमार जी के लिए चैलेंज होगा और यहाँ के एसपी तत्कालीन एसपी के लिए भी चैलेंज करते हैं, गिरफ्तार करें, नहीं तो उनके कार्यालय का घेराव करने का काम करें। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रामगढ़ परिवार की ओर से मुजफ्फरपुर के सरैयागंज रामगढ़ चौक से 351 फीट का तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जो रामगढ़ चौक से निकलकर पंकज मार्केट, गरीब स्थान रोड, साहू रोड, हरिसभा चौक, कल्याणी, मोती झील, इस्लामपुर, नवयुवक समिति ट्रस्ट, कंपनी बाग, सरैयागंज टावर होते हुए पुनः रामगढ़ चौक पर समाप्त होगी। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट रोड स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में कार्यक्रम संयोजक आकाश सहनी ने इस बात की जानकारी पत्रकारों को दी। मुजफ्फरपुर के लोगों से आग्रह किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो और जहां भी चौक चौराहे से गुजरे वहां फूल बरसाकर स्वागत करें। मौके पर संजय रजक, राजा सिंह, अरविंद अकेला सहित रामगढ़ परिवार से जुड़े अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज हम लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जो कि पिछले हम लोग कई वर्षों से तिरंगा यात्रा अपने मुजफ्फरपुर शहर में आयोजन करते हुए आ रहे हैं, जो कि 351 फीट का तिरंगा शोभा यात्रा रहता है, जिसमें कई विभिन्न प्रकार की इस बार नई चीज़ें लाई गई हैं, विभिन्न प्रकार की झांकियाँ लाई गई हैं। इस तिरंगा शोभा यात्रा में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के भाई सभी लोग उपस्थित रहते हैं, जो कि इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं और भव्य तिरंगा यात्रा मुजफ्फरपुर में निकाली जाती है। रूट क्या है इसका, किधर से? इस बार यह तिरंगा यात्रा रामगढ़ चौक से होके सरैयागंज टावर, पंकज मार्केट, बाबा गरीब स्थान होते हुए साहू रोड, दीपक सिनेमा, छोटी कल्याणी, हरसभा चौक, कल्याणी होते हुए मोती झील, इस्लामपुर होते हुए नवयुवक समिति, कंपनी बाग होते हुए आपको सरैयागंज टावर, उसके बाद पुनः रामगढ़ चौक पे समाप्त की जाएगी। इस बार जो कि हम इस कार्यक्रम से पूर्व 15 मिनट पूर्व, तिरंगा यात्रा निकलने से 15 मिनट पूर्व एक छोटा सा कार्यक्रम रखे हैं, जो कार्यक्रम आउट ऑफ बिहार, जिसे देखने के लिए लोग आउट ऑफ बिहार जाते हैं, उस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। 15 मिनट का जो कार्यक्रम है, वह कार्यक्रम होने के बाद तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग समय संध्या 4 बजे से इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। कितने सालों से निकाला जा रहा है तिरंगा यात्रा? हम लोग पिछले 5 वर्षों से इस तिरंगा यात्रा का आयोजन करते हुए आ रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई राजनीतिक दल या बैनर के तले इस कार्यक्रम का आयोजन न होता है। इसमें सभी भाई अपना प्यार और भावना को दर्शाते हैं, एकता का परिचय देते हैं। किसी प्रकार का कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं, किसी भी डोनेशन के तले यह कार्यक्रम नहीं किया जाता। सभी भाई अपना अपना एक मत होकर इस कार्यक्रम को करते हैं, सफल बनाते हैं। शहरवासियों से क्या अपील रहेगा? शहरवासियों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि जितने भी चौक चौराहा से होके यह तिरंगा यात्रा आगे की ओर बढ़े, हमें इस तिरंगा के सम्मान में 2 पुष्प अपने छत, अपने घर, अपने चौक, अपने चौराहे से 2 पुष्प इस तिरंगा यात्रा पे जरूर चढ़ाएं। मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम बाबू ठाकुर एवं महासचिव सचिदानंद सिंह ने बताया है कि एसोसिएशन की ओर से अभी तक 1052 अधिवक्ताओं का 5 लाख का बीमा कराया गया है, जो लगभग 52 करोड़ 60 लाख का कुल बीमा है। बाकी 321 अधिवक्ताओं का लिस्ट प्राप्त हो चुका है, जिसे 15 अगस्त के बाद बीमा कराया जाएगा। संघ के बचे हुए अन्य सदस्य बीमा कराना चाहेंगे तो उनका भी बीमा कराया जाएगा। शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि सभी सदस्यों को मेडिकल की सुविधा दिलाने पर भी कार्य चल रहा है। बताया गया कि नव वर्ष 2024 की डायरी इस वर्ष नवंबर के प्रथम सप्ताह से अधिवक्ताओं के बीच वितरण करना शुरू कर दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में उपाध्यक्ष संगीता शाही, कोषाध्यक्ष सुधीर कुमार ओझा, संयुक्त सचिव अरुण कुमार सिंह, दीपक कुमार, राजू शुक्ला, भोला कुमार, अजीत द्विवेदी एवं अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य यही है
ये हम लोग अधिवक्ताओं के भावना को और उनके डिमांड का ख्याल रखते हुए बहुत चिर प्रतीक्षित एक डिमांड हम लोगों का था, जो आज मेरी कमेटी और हम ये कमेटी के तमाम मेंबरान के और ये हमारे उपाध्यक्ष और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी लोग और जितना ऑफिस बियरर्स लोग हैं और मेरे सेक्रेटरी बड़े भाई साहब सजिता बाबू के सौजन्य से और अथक प्रयास से हम लोगों की कमेटी ने एक बहुत बड़ी सफलता पाई है। ये सफलता यह है कि ये अधिवक्ताओं का ग्रुप इंश्योरेंस का हम लोगों ने वादा किया था कि अधिवक्ताओं का मेडिक्लेम और ग्रुप इंश्योरेंस हम लोग कराएंगे, और आज हम लोग इस पेपर के माध्यम से नेशनल इंश्योरेंस के माध्यम से 1052 अधिवक्ताओं का हम लोगों ने ग्रुप इंश्योरेंस कराया है, जिसका सर्टिफिकेट और लिस्ट हम लोगों के सामने है और हम लोग रजिस्टर खोल कर रखे हुए हैं। उसमें 320 अधिवक्ताओं का नाम और दर्ज है, उनका भी पेपर तैयार होकर जा रहा है। उस 31 अगस्त तक उन लोगों का भी ग्रुप इंश्योरेंस जो और ये क्लेम मेडिक्लेम है वो करा के मंगाया जाएगा। और दूसरा, हम लोग जो ये नए साल पिछले साल से हमारी कमेटी जो अधिवक्ताओं को नई साल के उपलक्ष्य में नई डायरी हर आदमी को उपलब्ध कराया, एसोसिएशन की डायरी, उसको हम लोग इस बार पूरी तत्परता से छपाई के कार्यक्रम में पूरे कमेटी के सहयोग से लगे हुए हैं। और संभावना है अगर ईश्वर की मदद हुई और हम लोगों का प्रयास सभी लोगों का सफल हुआ तो नवंबर के प्रथम सप्ताह में हम लोग हर आदमी को चाहते हैं कि हर अधिवक्ताओं को नए साल की डायरी को मुफ्त में सब लोगों को प्रदान किया जाए, हैंडओवर किया जाए उनके सीट पर। और वो अभी जो डायरी हम लोग इस साल देने जा रहे हैं वो एक तरह की मॉडर्न डायरेक्टरी है। सभी हमारे DBA के सभी अधिवक्ताओं का उसमें नाम, नंबर और एड्रेस भी होगा कि किसी आदमी को अगर किसी अधिवक्ता को सर्च करना है तो उस डायरी में से पता करके अपना ले लेंगे। और हम लोग दूसरा एक मेडिक्लेम की भी तैयारी कर रहे हैं कि आम अधिवक्ताओं के लिए एक मेडिक्लेम का भी किसी हॉस्पिटल से अच्छे हॉस्पिटल सबसे टैग कर किया जाए, उसकी तैयारी भी हमारी कमेटी जोर शोर से लगी हुई है। और कोशिश कर हम लोगों की यही है कि इस सत्र के अंत तक दिसंबर तक हम लोग मेडिक्लेम और ये जो ऐप है, जो हम लोगों का जो DBA का ऐप है, उस के माध्यम से हर चीज़ हम लोग अब चाहते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से लेके ये जितना डेवलपमेंट हो ये हर अधिवक्ता के नॉलेज में उस ऐप पर डाउनलोड और उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जिला महिला अधिवक्ता संघ की ओर से शुक्रवार को मुजफ्फरपुर वकालत खाना ब्लॉक प्रथम में सावन मन भावन महापर्व मनाया गया। संघ की अध्यक्ष संगीता शाही ने कहा कि प्रकृति चारों तरफ हरियाली की चादर बिछा देती है। सभी धर्मों का अवलंबन पर्यावरण है। प्रकृति ईश्वर का साक्षात रूप है। मौके पर उपाध्यक्ष किरण कुमारी, रेणु शुक्ला, सुमन कुमारी, सचिव लता, पूनम, रूबी देवी, श्वेता, नयनतारा, लवली, संगीता, मधु, प्रियंका, कल्याणी, अमृता, रीता पांडे, कंचन, इला सिन्हा, रूपम, अर्चना शाही, उर्मिला राय, मनोरमा, कोषाध्यक्ष रीना कुमारी, आरती, रिंकी, मुन्नी चौधरी, रंजना कुमारी भी मौजूद रहे। जी, ये हर साल हम लोग जिला महिला अधिवक्ता संघ की ओर से सावन महोत्सव, सावन मिलन समारोह आयोजित करते हैं। एक ही हमारा आयोजन के पीछे एक ही उद्देश्य होता है, क्योंकि हम लोग का प्रोफेशन बहुत भाग दौड़ भरा है, ज़िंदगी तनावपूर्ण हो चुकी है और सावन का प्रकृति से, हरियाली से बहुत ही गहरा संबंध है। जब चारों तरफ पृथ्वी के हरियाली आ जाती है, मन उत्साह से भर उठता है, उमंग से सराबोर हो जाता है, सावन गीत गूंजने लगते हैं, तो हम लोग के मन में भी आता है कि हम लोग एक ऐसा आयोजन करें जिसमें हमें सभी महिलाएं एक दूसरे के साथ हम लोग हरी हरी चूड़ियों का डिस्ट्रीब्यूशन करें, हरे हरे कपड़े पहने। आप तो जानते ही हैं कि हम लोग का ड्रेस रहता है काला उजला और हर समय यही देखते देखते हम लोग की आंखें जो है बिल्कुल अभ्यस्त हो गई हैं। तो एक बड़ा सा अच्छा सा आयोजन हमारा इसीलिए होता है कि सबके मन में सावन आए, और जब तक सावन मन में नहीं आएगा तब तक प्रकृति जो है ऊर्जा से परिपूर्ण नहीं होगी। और हमारा जो भी ये आयोजन इसीलिए किया जा रहा है, आज हमारे भी सभी जिला महिला अधिवक्ता संघ की सभी महिलाएं आई हुई हैं और उन सभी आपस में मेहंदी लगा रही हैं, एक दूसरे को हरे हरे रंग की चूड़ियाँ एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं और हम लोग एक दूसरे को उपहार भी दे रहे हैं। काफ़ी उत्साहित जी, आप देख सकते हैं कि ये गीत है, सावन के गीत गूंज रहे हैं, सभी महिलाएं भजन गा रही हैं, काफ़ी उत्साहित हैं। और मैंने पहले भी कहा कि काफ़ी तनावपूर्ण ये प्रोफेशन होता है, हर समय हम लोग दूसरे की चिंता में लगे रहते हैं,
क्लाइंट की चिंता के लिए हमारा जीवन जो है रहता है बिल्कुल। तो इसमें अभी एक समय ऐसा आया है कि हम लोग को अपने लिए जीने का कुछ पल मिला है, जिसको हम सभी लोग एक साथ एक दूसरे के साथ शेयर करके बिल्कुल आज इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आयोजित किया और हम लोग सभी लोग उल्लास के साथ, उत्साह के साथ इसको सावन को जी रहे हैं बिल्कुल। स्मार्टफोन कंपनी रियलमी भारत में तेजी से बिजनेस बढ़ाने की ओर काम कर रही है। शुक्रवार को कंपनी ने मुजफ्फरपुर में अपना पहला एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर शुरू किया है। रियलमी के इस एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर पर तेजी से मोबाइल रिपेयर किया जाएगा। श्री राम इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर शशि भूषण का दावा है कि उनके एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर में ग्राहकों को सबसे तेज सर्विस मिलेगी, जहां 95% से ज़्यादा रिपेयरिंग मामलों को 1 घंटे से भी कम समय में निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्विस सेंटर शुरू करने का उद्देश्य ग्राहकों के बीच रियलमी को एक विश्वसनीय ब्रांड के रूप में स्थापित करना है, जो यूज़र और ब्रांड के बीच एक ब्रिज की तरह काम करेगा। आपके पॉकेट में रखा हुआ है, उसके बेहतरीन रियलमी मोबाइल का आज उद्घाटन हुआ है। ये बढ़िया मोबाइल है जिसकी सर्विस किसी भी मोबाइल को सही ढंग से मोबाइल तो उसका प्रचार भी होता है और लोग उसको खरीदने भी जाते हैं। इसलिए यह सर्विस स्टेशन उस मोबाइल का है, रियलमी का। इसकी शुभकामना हम लोग देते हैं, यह बढ़े और जो नौजवान इसको खोले वह आज प्रधानमंत्री के करना नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, काम करना चाहिए। वो कर रहे हैं तो समझते हैं कि मुजफ्फरपुर के लिए अच्छी बात है कि हमारे नौजवान नौकरी से ज़्यादा पसंद करते हैं कि खुद का काम करें। इसमें वो करेंगे और 2-4 आदमी और भी उसमें काम करेंगे तो उनका भी परिवार पलेगा। इससे जो है पलायन जो नीति है बिहार का उनके सर्विस सेंटर का ओपनिंग हुआ है। में रियलमी सर्विस सेंटर का ऑथराइज सर्विस सेंटर का ओपनिंग हुआ है। रियलमी के जो भी कस्टमर है उनका कोई भी इशू होगा सर्विस से रिलेटेड तो यहाँ पर उनको उसका समाधान मिलेगा। लोकेशन क्या होता है? लोकेशन डीपी गुप्ता दावा दुकान गली मोती झील रामा मार्केट के सामने मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर के बैरिया स्थित महेश भगत बनवारी लाल इंटर कॉलेज के संस्थापक स्वर्गीय बनवारी लाल भगत की 103वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कॉलेज परिसर में स्थापित स्वर्गीय महेश भगत एवं बनवारी लाल भगत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। समारोह में कॉलेज प्रबंधक समिति की अध्यक्ष राम बेचारी देवी, भूमिदाता कृष्ण मोहन प्रसाद एवं उनके पुत्र पूर्व मेयर सुरेश कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष ओम प्रकाश कुमार, प्राचार्य अवधेश शाह के साथ महाविद्यालय परिवार के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पूर्व मेयर सुरेश कुमार और कॉलेज के प्राचार्य अवधेश शाह ने स्वर्गीय बनवारी लाल भगत के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। संस्थापक अध्यक्ष बनवारी लाल भगत, उनका जन्मदिन है, 102वां जन्मदिन है आज। हम लोग बड़ी हर्षोल्लास के साथ उनका माल्यार्पण करके उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। आज महाविद्यालय बहुत ही उन्नति करके यहाँ तक पहुँचा है और हम लोग के महाविद्यालय प्रांगण में महेश भगत बनवारी लाल इंटर महाविद्यालय कॉलेज में स्वर्गीय बनवारी लाल भगत जी का आज जन्मतिथि मनाया जा रहा है। धूमधाम जन्मतिथि मना रहे हैं हम लोग और ये कॉलेज दिन रात उन्नति कर रहा है, उन्नति करे इसी शुभकामना के साथ। सनी देओल की गदर 2 फिल्म ने पहले दिन सिनेमा हॉल में गदर मचा दिया। बहुत जगह बढ़िया मूवी था, बढ़िया पाकिस्तान मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद बॉलीवुड इतिहास रचने वाला है और सनी देओल इतिहास रचने का। जय हिंद, जय 22 साल के बाद तारा सिंह और शकीना की जोड़ी को एक बार फिर पर्दे पर लोगों को खूब पसंद आया। एडवांस बुकिंग के कारण सुबह से ही सिनेमा घरों के बाहर दर्शकों की लंबी लाइन देखने को मिली।
मॉर्निंग शो में भी 45% से अधिक सीटों पर दर्शक नजर आए। 22 साल पहले आई गदर एक प्रेम कथा की यादों को समेटे लोग जहां सिनेमा घर पहुंचे, वहीं ओपनिंग डे पर गदर 2 सनी देओल के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म बनकर भी उभरने वाली है। मुजफ्फरपुर के लोग भी इस फिल्म को खूब पसंद कर रहे हैं। सभी हॉल में एडवांस बुकिंग चल रहा है। आईलेक्स सिनेमा हॉल से मूवी देखकर निकले लोगों से बात किया है हमारे सहयोगी आमिर ने। सुनिए गदर 2 के बारे में लोगों ने क्या कुछ कहा। तारा सिंह और सकीना की फिल्म गदर 2 पहले दिन ही गदर मचा दिए। इस वक्त आईलेक्स के हम बाहर मौजूद हैं। देखिए लोग फिल्म देखे कैसा लगा? फिल्म बहुत अच्छा है। गदर 1 की तरफ पूरा फील आया है। बहुत अच्छा फिल्म है। डायलॉग कोई बताइए, कोई डायलॉग याद हुआ? डायलॉग वही जो उसको कहता है कि हिंदुस्तान के बारे में बुरा बोलने के लिए, तो संजय देओल कहता है कि अगर बुरा बोल भी देंगे तो क्या हो जाएगा। और एक और डायलॉग जो अगर पूरा पाकिस्तान का आदमी मिल के भी मुर्दाबाद का आवाज लगाता है तो बॉर्डर तक भी नहीं पहुंचेगा। कितने स्टार दीजिएगा फिल्म को? 10 में से 10। चलिए बताइए कैसा लगा फिल्म? एकदम झक्कास लगा। बहुत जगह बढ़िया मूवी था। बढ़िया पाकिस्तान मुर्दाबाद बहुत अच्छी मूवी है। बहुत बहुत बॉलीवुड इतिहास रचने वाला है और सनी देओल इतिहास रचने का। जय हिंद, जय भारत, सुपर हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय श्री राम। बहुत अच्छा मूवी आया है। कितना कमाई कर लेगी? बहुत ज्यादा हिंदुस्तान जिंदाबाद। रिकॉर्ड टूटेगा। ठीक है। बताइए फिल्म कैसा लगा? बहुत अच्छा। स्टार देंगे? अच्छा। क्या कहेंगे? 5 स्टार क्योंकि हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। और भी लोग कैसा लगा मूवी? कैसा लगा? बहुत सही था। सबको डायलॉग याद हुआ? हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहे। कैसा लगा मूवी? कैसा लगा? बताइए कैसा लगा मूवी? मस्त। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। बहुत पार्ट 3 भी आना चाहिए इसका। बहुत ही घाटी। पार्ट 3 भी आना चाहिए। आप बताइए कैसा लगा मूवी? बहुत अच्छा मूवी है। कैसा लगा मूवी? कैसा लगा? बताइए। अच्छा। क्या कहेंगे? बहुत अच्छी लगी। क्या कहेंगे अंकल? मूवी देखे कैसा लगा? ठीक है। गदर की तरह है? हाँ। बताइए बहुत अच्छा। कैसा लगा मूवी? कैसा लगा? अच्छा लगा। बहुत अच्छा गदर एक प्रेम कथा की तरह। हाँ, उससे भी अच्छा लगा। क्या कहेंगे? फिल्म कैसा लगा? अच्छी मूवी है। कैसा लगा? अच्छा सही लगा। बताइए। एकदम सुपर हिट। कोई डायलॉग याद हुआ? डायलॉग अभी उतना याद नहीं है लेकिन मस्त। क्या कहेंगे? बहुत बेजोड़, बहुत बढ़िया लगा। क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया मूवी है। बहुत बढ़िया लगा। कैसा लगा मूवी? बताइए कैसा लगा? एकदम सुपर डुपर हिट रहा। बहुत बढ़िया था। कैसा डायलॉग को याद हुआ मूवी का? याद ही है। चलिए कैसा लगा? अच्छा था। चलिए तो जो आईलेक्स के दर्शक थे वो मूवी देखकर अभी निकले हैं और बता रहे थे मूवी का खासियत। पहले दिन ही जो तारा सिंह और शकीना की जोड़ी ने गदर 2 ने पूरी तरह से गदर मचा दिया है और बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई की है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।